जेनेटिक कोड के बारे में हम समझ रहे थे। इसमें कुछ स्पेशल कोडॉन्स हम लेते हैं। ये स्पेशल कोडॉन आते हैं स्टार्टिंग कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। सबसे पहले हम लेते हैं स्टार्टिंग कोडॉन। स्टार्टिंग कोडॉन कहें या इनिशिएशन कोडॉन कहें, बात एक ही है। स्टार्टिंग कोडॉन उसको कहा जाता है जहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन कहीं से भी चालू नहीं होती है, एक पर्टिकुलर कोडॉन से स्टार्ट होती है, उसी को हम कहते हैं स्टार्ट कोडॉन। जैसे बच्चों आप इसको ऐसे समझिए, आपको समझाने के लिए ये mRNA ड्रॉ किया है। अब इस mRNA से यहाँ पे प्रोटीन बनाना है। जब प्रोटीन बनाना है तो यहाँ पर अमीनो एसिड आएंगे। अब बात आती है, ऐसे हम 3-3 के ऐसे पेयर बनाते जाएं, ऐसे 3-3 के पेयर बनाते जाएं, तो ये पहला कोडॉन दिख रहा है तो इसी से ही पहला अमीनो एसिड आएगा, फिर दूसरा दिख रहा है तो दूसरा आएगा। तो ऐसे कि हम चेन बनाते जाएं, ये गलत है। मतलब चेन हमेशा एक फिक्स कोडॉन से चालू होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ से पहला कोडॉन आया तो यहीं से पहला चालू हो जाएगा, नहीं। चेन बनना हमेशा फिक्स कोडॉन से चालू होती है और वो फिक्स कोडॉन होता है AUG। मतलब ये जो आपको AU दिख रहा है, यहीं से चेन बनना, इसी AUG से चेन बनना स्टार्ट होगी। इसके पहले चाहे कितना भी लिखा जाए, इनसे चेन यहाँ पर नहीं बनेगी। शुरुआत तो हमेशा कहाँ से होगी? AUG से होती है। तो AUG ही चेन बनने की शुरुआत करता है। ये चेन बनने की शुरुआत करता है तो AUG को कहा जाता है स्टार्ट कोडॉन। AUG को क्या नाम देते हैं? स्टार्ट। AUG से पहले कितना भी कुछ भी लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत तो हमेशा AUG से ही करना है। तो ये AUG चेन बनने को स्टार्ट करता है, इसलिए इसको स्टार्टिंग कोडॉन कहते हैं। साथ ही साथ ये मिथ्योनिन को कोड भी करता है, तो इसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं। AUG के अगर हम फंक्शन की बात करें तो ड्यूअल फंक्शन है। ड्यूअल फंक्शन में इसका पहला फंक्शन स्टार्टिंग कोडॉन का काम करता है, साथ ही साथ ये मिथ्योनिन को कोड भी करता है। तो इसके टोटल फंक्शन कितने हो गए? 2। और 2 फंक्शन है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है, 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं। तो AUG के ये 2 फंक्शन है। अब सबसे मेन बात, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में जब AUG स्टार्ट करने का काम करता है तो ये एन फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करता है। मिथ्योनिन नहीं, किसको? एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। एन फॉर्माइल मिथ्योनिन कोई और नहीं, एक मिथ्योनिन ही है जिसके साथ एक्स्ट्रा फॉर्माइल ग्रुप लगा रखा है। फॉर्माइल ग्रुप लगा दिया जाए तो बन जाता है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो ये याद रखना, प्रोकैरियोट में स्टार्ट करते टाइम स्टार्टिंग में हमेशा एन फॉर्माइल मिथ्योनिन आएगा। लेकिन ये AUG मान लीजिए स्टार्ट के बाद कहीं आता है, चेन बनने के बाद बीच में कहीं आता है, इनसाइड में ये कहीं आता है, तो फिर ये मिथ्योनिन को कोड करेगा। यहां पे आप देखो AUG ये स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये AUG इनसाइड आ गया तो फिर ये मिथ्योनिन को कोड करने लगेगा। अच्छा, ये बात किस में होती है? प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में AUG जब बच्चों स्टार्ट करता है तो मिथ्योनिन को कोड करता है। यहां एन फॉर्माइल मिथ्योनिन है, ये एन फॉर्माइल का मिलना ये प्रोकैरियोट का फीचर है। ये प्रोकैरियोट में ही होता है। यूकैरियोट में तो AUG ने स्टार्टिंग की तब भी मिथ्योनिन है, और ये AUG इनसाइड कहीं आया तब भी मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। मतलब चाहे शुरुआत करे चाहे बीच में कहीं आएगा तो हमेशा इससे मिथ्योनिन आएगा। केवल किस में ध्यान रखना है? प्रोकैरियोट में, और वो भी कब? स्टार्ट करते टाइम। जैसे मान लीजिए ये जो mRNA ड्रॉ किया है ये प्रोकैरियोट्स का है, बैक्टीरिया का है। अब बैक्टीरिया में शुरुआत कहां से होगी? AUG से। इस AUG से यहां पर आ गया एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। AUG से कौन आया? एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। अब बताइए, ये यहां पर नेक्स्ट कोडॉन है तो इससे नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा। फिर ये नेक्स्ट कोडॉन है 3rd नंबर का तो इससे 3rd अमीनो एसिड आएगा। अब बताओ ये AUG, ढंग से बताना सभी, ये AUG स्टार्ट कर रहा है या इनसाइड आ रहा है? स्टार्ट तो हो चुकी है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो चुकी है, अब तो ये तो इनसाइड आ रहा है, यहां पर चेन बनना चालू हो चुकी है। तो ये AUG इनसाइड आ रहा है, बीच में आ रहा है, और इनसाइड आ रहा है तो फिर ये मिथ्योनिन को कोड करेगा। तो समझने वाली बात क्या है, AUG ने एन फॉर्माइल मिथ्योनिन को कब कोड किया? इसने एन फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड प्रोकैरियोट में केवल स्टार्ट करते टाइम किया। बाकी अगर यहां पर फिर से समझाने के लिए अगर फिर से मैं कह देता कि AUG आ गया तो फिर यहां मिथ्योनिन आएगा। मतलब हर बार मिथ्योनिन आएगा, बस ये शुरुआत करते टाइम एन फॉर्माइल मिथ्योनिन लाता है, और वो भी किसके केस में? प्रोकैरियोट के केस में। अच्छा, यूकैरियोट की बात अगर आपको समझाई जाए तो यूकैरियोट्स में अगर यहां पर हम स्टार्टिंग की बात करें, ये चेन बना देते हैं और यहां पर AUG स्टार्ट कर रहा है तो यहां पर मिथ्योनिन को लाएगा। यहां AUG मिथ्योनिन को लाएगा, एन फॉर्मालिटी नहीं, स्टार्ट किया तब भी मिथ्योनिन। अच्छा, ये सेकंड कोडॉन तो सेकंड अमाइनो एसिड आएगा, 3rd कोडॉन तो 3rd अमाइनो एसिड आएगा, 4th कोडॉन। अच्छा, यहां पर 4th कोडॉन कौन सा आ गया? AUG। अब सबको फिर से आना चाहिए,
ये AUG स्टार्ट कर रहा है या इनसाइड? इनसाइड आ रहा है। और अगर ये इनसाइड आया है तो आप बताओ कौन आएगा? यहां तो हमेशा मिथ्योनिन ही आता है। तो AUG चाहे स्टार्ट करे चाहे इनसाइड आए, कोड तो हमेशा मिथ्योनिन करता है। लेकिन किसमें? यूकैरियोट्स में। बस आपको प्रोकैरियोट में याद रखना, प्रोकैरियोट में स्टार्ट करते टाइम एन फॉर्माइल मिथ्योनिन आता है, बाकी तो सब यही है। अच्छा, यहां शुरुआत किसने करी? AUG। कभी कभी बहुत रेयर केस में, ध्यान से सुनना, बहुत रेयर केस में AUG स्टार्ट नहीं कर पाता। मतलब बहुत ही रेयर केस ऐसा देखा जाता है जहां AUG से शुरुआत नहीं हो पाती। बाकी नॉर्मली तो शुरुआत हमेशा AUG से होगी। लेकिन अगर AUG अवेलेबल नहीं है तो फिर चेन की शुरुआत करने का काम GUG करता है। यानी AUG अवेलेबल नहीं है, देन स्टार्टिंग कोडॉन वुड बी GUG। तब वहां चेन की शुरुआत GUG से करेंगे। अब सबसे मेन बात, अगर GUG ने शुरुआत की, GUG ने अगर स्टार्टिंग की, तो यह मिथ्योनिन को कोड करेगा। स्टार्टिंग करेगा तो मिथ्योनिन। अच्छा, प्रोकैरियोट होगा तो फिर वही एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। प्रोकैरियोट में एन फॉर्माइल मिथ्योनिन, और यूकैरियोट में स्टार्ट करेगा तो मिथ्योनिन। GUG इनसाइड कहीं आ जाए तो वैलिन। वैसे हमेशा याद रखो, GUG का मेन फंक्शन वैलिन को कोड करना ही है, मेन वैलिन को कोड करना है। यह बस याद रखिए, स्टार्टिंग करते टाइम मिथ्योनिन को कोड करता है। जैसे ऐसे समझिएगा, ये बच्चों यहां पर एक mRNA की चेन है। यहां पर इस चेन में ध्यान से देखो, कहीं पर AUG दिख रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब AUG नहीं है तो बात आती है फिर चेन कहां से शुरू करें? अब यहां चेन की शुरुआत GUG से कराएंगे। ये GUG स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, यूकैरियोट में स्टार्ट कर रहा है तो मिथ्योनिन आ गया। फिर यहां सेकंड कोडॉन तो यहां सेकंड अमाइनो एसिड आया, थर्ड कोडॉन तो थर्ड अमाइनो एसिड आया। अब बताओ, ये GUG ढंग से बताना सभी, स्टार्ट कर रहा है या इनसाइड? ये तो इनसाइड आया, स्टार्ट तो हो चुका है। इनसाइड आया तब ये वैलिन को कोड करेगा। अरे बात समझ में? अच्छा, फिर यहां पर अगर मैं GUG लिख देता तो फिर वैलिन। GUG हमेशा वैलिन को ही कोड करता जाएगा, बस स्टार्ट करते टाइम मिथ्योनिन को कोड करेगा। और GUG स्टार्टिंग तभी कर सकता है जब AUG इज नॉट अवेलेबल। AUG अवेलेबल नहीं है तब चेन की शुरुआत किससे कराएंगे? GUG। और यह बहुत ही रेयर केस होता है। तो जो बात यहां समझाई, ये बातें आप सबको क्लियर होना चाहिए। जितनी बातें समझाई उसके एक समराइज करें। स्टार्टिंग कोडॉन AUG, प्रोकैरियोट में स्टार्ट करते टाइम एन फॉर्माइल मिथ्योनिन, बाकी नॉर्मली मिथ्योनिन। यूकैरियोट में तो कहीं भी हो, चाहे स्टार्ट करे चाहे इनसाइड आए, हमेशा मिथ्योनिन। और AUG अवेलेबल नहीं तो फिर GUG से हम स्टार्ट करा देते हैं। जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई? अच्छा, ये चेन यहां बनती जा रही है। अब इस चेन को, ये चेन बनती जा रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को कहीं ना कहीं रोकना भी तो पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए अब कुछ स्टॉप कोडॉन काम आते हैं। स्टॉप कोडॉन है, इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है नॉनसेंस कोडॉन, या इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है टर्मिनेशन कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन कहो, नॉनसेंस कोडॉन कहो, टर्मिनेशन कोडॉन कहो, बात एक ही है। जैसे आपको समझाने के लिए यहां पर ये एक चेन बनाई है, ये mRNA। इस mRNA में आप बताओ शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत तो AUG से करना है। जब AUG दिख रहा है तो इस AUG ने स्टार्टिंग का काम किया। इस AUG से यहां पर अब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ये पहला अमीनो एसिड आया। बताओ, AUG ने स्टार्ट किया, यूकैरियोट में मिथ्योनिन आ जाएगा और चेन बनती जाएगी। फिर यहां पर ये दूसरा कोडॉन तो ये दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा कोडॉन तो तीसरा अमीनो एसिड, चौथा कोडॉन तो चौथा अमीनो एसिड। अब ये चेन बनती जा रही है। अब बात आती है पॉलीपेप्टाइड चेन कहां तक बनाते जाए, कहां तक इसको बनाया जाए। अच्छा, ये बनती जाएगी और जहां RNA खत्म होगा वहां से नीचे गिर जाएगी? ऐसा नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं इस चेन को रोकना पड़ेगा। अच्छा, इस चेन को रोकना कहां होगा? यहां पर फिर देखिए, फिफ्थ कोडॉन आया तो फिफ्थ अमीनो एसिड, ऐसे चेन बनती जा रही है। अब इस चेन को रोकने का काम कुछ स्पेशल कोडॉन की वजह से होता है, और ये चेन को रोकने के लिए फिर स्टॉप कोडॉन आता है, जिसका नाम यहां पर UAG है। UAG आ गया तो इसने चेन को क्या कर दिया? स्टॉप। ऐसे स्टॉप कोडॉन की बात करें तो टोटल ये 3 होते हैं। स्टार्टिंग में तो एक है, लेकिन स्टॉप करते टाइम यहां ऐसे 3 कोडॉन्स होते हैं। इन 3 कोडॉन्स में सबसे पहला आता है UAA, सेकंड आता है UAG, थर्ड आता है UGA। 3 स्टॉप कोडॉन होते, और ये 3 स्टॉप कोडॉन सारे बच्चों को अच्छे से याद रखना है। इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि किसी को भी नींद में उठा के पूछे ना तो नींद में आना चाहिए कि स्टॉप कोडॉन तो 3 है, UAA, UAG एंड UGA। ये 3 स्टॉप कोडॉन यहां होते, तो ये स्टॉप कोडॉन सबको याद होना चाहिए। अच्छा, यहां इन तीनों में से कोई भी आके स्टॉप कर देता है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा UA आए, तीनों में से कोई भी आ सकता है। जैसे यहां UAG आ गया
तो इस यूएजी ने ना आके चेन को स्टॉप कर दिया। बात आती है स्टॉप कैसे कर देते। स्टॉप कोडॉन की खास बात यह होती है कि ये स्टॉप कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। इनके पास किसी भी अमाइनो एसिड का सेंस नहीं होता। जैसे एयूजी के पास आप सभी जानते हैं मिथ्योनिन का सेंस होता है, क्लियर। जीजीजी के पास ग्लाइसिन का सेंस होता है, इनके पास सेंस होता है। इनकी वजह से कोई अमीनो एसिड नहीं आता क्योंकि इन पर किसी भी अमाइनो एसिड का सेंस नहीं होता है, सेंसलेस है। और जब कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा तो यहां अगला पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता, तो यहां चेन बनना बंद हो जाती है। इनको स्टॉप कोडॉन क्यों कहा गया? क्योंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, और अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, इसी वजह से इनकी वजह से चेन बनना बंद हो जाती है। और तीनों में से कोई भी चेन बनना बंद कर सकता है। मैं ये कहूं इन तीनों में किस अमाइनो एसिड का सेंस है? इनके पास किसी भी अमाइनो एसिड का सेंस नहीं है, इसलिए नाम लिखा गया नॉनसेंस। नॉनसेंस क्यों कहा? क्योंकि किसी का सेंस नहीं था, इसलिए इनको नॉनसेंस नाम दे दिया गया। तो ये नॉनसेंस कोडॉन के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये से कितने होते हैं? 3। तो अब आपसे पूछा जाए टोटल कोडॉन कितने होते हैं? टोटल कोडॉन हमने एक टेबल बना के सीखा है। टोटल कोडॉन यहां पे आपसे पूछा जाए तो 64 होते हैं। इन 64 में से सेंस कोडॉन कितने हुए? 3 नॉनसेंस है तो बाकी सारे सेंस होंगे, तो सेंस कोडॉन की नंबर 61 होती है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। सेंस कोडॉन की नंबर आपसे पूछा जाए तो 61, नॉनसेंस की नंबर पूछी जाए तो 3, ये 3 वही होंगे। अब बताओ यहां पर ये सेंस है, ये सेंस है, तो यहां पर इसको लाने के लिए, अमाइनो एसिड को लाने के लिए, यहां बच्चों अमाइनो एसिड को लाने के लिए ऐसे आरएनए की जरूरत पड़ती है। नाम बोलो, टीआरएनए। उस टीआरएनए पर यहां ए है तो यहां यू ए सी ऐसे एंटीकोडॉन होंगे। इसका टीआरएनए आएगा तो इस पे एंटीकोडॉन होंगे, ऐसा टीआरएनए आएगा एंटीकोडॉन होंगे। स्टॉप कोडॉन का कोई भी टीआरएनए नहीं होता, इनका टीआरएनए नहीं होता। यानी टीआरएनए केवल और केवल सेंस के होते हैं। तो जितने सेंस कोडॉन होते हैं टीआरएनए भी उतने ही होंगे। तो टीआरएनए की नंबर 61 है, और जितने टीआरएनए होंगे एंटीकोडॉन उतने होंगे, क्योंकि इन्हीं टीआरएनए पर तो यहां पर एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जितने टीआरएनए उतने एंटीकोडॉन, तो एंटीकोडॉन्स की नंबर भी 61 होगी। अब आप बताओ कोडॉन कितने हैं? 64। सबको आना चाहिए कोडॉन 64। जबकि एंटीकोडॉन्स की बात करें तो 61 होते हैं। कितने कम? 3 कम। बात आती है 3 कौन से कम है? तो याद रखना स्टॉप कोडॉन का कोई भी एंटीकोडॉन नहीं होता। अगर मैं यहां पर समझाने के लिए इनके एंटीकोडॉन यहां पर आपसे बनवाने के लिए कहता कि बच्चों इनके एंटीकोडॉन बनाओ, अगर हम इनके एंटीकोडॉन बनाते तो यहां पर यू है, कॉम्प्लीमेंट्री बोलो, ए है तो यू, ए है तो यू, ये क्या बन गया? एंटीकोडॉन। लेकिन ये एंटीकोडॉन कभी नहीं मिलेगा। अगर बनता तो ये बनता। इसका बनाते यू है तो ए है तो कॉम्प्लीमेंट्री यू, जी है तो सी। इसका बनाओ यू है तो ए, जी है तो सी, ए है तो यू। ये तीनों एंटीकोडॉन नेचर में कभी नहीं मिलते। और आपको एंटीकोडॉन याद करना ही नहीं है। आप सभी को कोडॉन तो याद है, कोडॉन सबको याद है, तो कोडॉन के उसी टाइम एंटीकोडॉन बना लो। अरे स्टॉप कोडॉन याद है तो उसी टाइम उसके एंटीकोडॉन बना लो और कह दो ये एंटीकोडॉन नेचर में कभी नहीं मिलते। ये कभी नहीं मिलते क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन के। तो स्टॉप कोडॉन के 3 एंटीकोडॉन नहीं मिलते, इसीलिए एंटीकोडॉन की टोटल नंबर कितनी कहेंगे? 61। तो कौन स्टार्ट करता है, कौन स्टॉप करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करने वाला हमेशा एयूजी, इससे पहले कुछ भी हो मतलब नहीं। स्टार्ट तो हमेशा एयूजी से होगी, और एयूजी अवेलेबल ना हो तो हमने सीखा है जीयूजी से चालू कर देंगे। और चेन चलती जाएगी कब तक? जब तक कि स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। और स्टॉप कोडॉन तीनों में से कोई भी आ सकता है, यूएए, यूएजी और यूजीए। इन्हीं को यूएए को ओकर, अंबर, ओपल के नाम से भी जाना जाता है। आप तो मेन इन स्टॉप कोडॉन के ये ध्यान रखिए, यूएए, यूएजी, यूजीए, ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। बात समझ में आई? तो स्टार्टिंग कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, ये सब आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन हो जाए, कर सकते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी अमाइनो एसिड विल बी प्रेजेंट इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इफ दिस चेन इज कोडेड बाय गिवन एमआरएनए? कोई एमआरएनए है, इससे कितने आएंगे वो आपको पता करना है। आपको समझाने के लिए यहां पर ये एमआरएनए दिया है, ये एमआरएनए, ये सब नोट करिए। एमआरएनए की सीक्वेंस ऐसा लिखिए, गड़बड़ नहीं करना, कोडॉन नहीं बदलना है। एमआरएनए के सीक्वेंस लिखिए और फिर सोल्व करिए कि इससे यहां पर
कितने अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने की बनेगी, सोल्व करो। कर सकते हैं सोल्व? हाँ, क्या आंसर आएगा? जब बच्चों आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर AUG से स्टार्ट करना है। आप इससे पहले कुछ भी लिखा जाए कोई मतलब नहीं। क्या सीखा हमने? शुरुआत तो हमेशा AUG, स्टार्ट तो AUG से ही होगा। तो इससे यहां पर अमाइनो एसिड आएंगे, फिर दूसरा है तो दूसरा आएगा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यहां पे आप देखो UGA कौन सा कोडोन है? स्टॉप कोडोन। तो यहां चेन बनना बंद हो जाएगी। तो बताओ कितने अमाइनो एसिड आ गए? 1 2 3 4 5 6। इन 6 से आ जाएंगे। स्टॉप कोडोन से अमाइनो एसिड नहीं आता, इससे तो कोई नहीं आता है। तो ध्यान रखना, पॉलीपेप्टाइड चेन में टोटल अमाइनो एसिड कितने आ जाएंगे? 6। तो आंसर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसे RNA की चेन बना देंगे और आप लोगों को याद रखना होगा। कैसे ध्यान रखोगे? स्टार्ट AUG से करेंगे और स्टॉप उन तीनों में से किसी से भी एक से करा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, यहां पर RNA से प्रोटीन बनाया। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। RNA से प्रोटीन का बनना, प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन। इसको हम पढ़ेंगे आगे। RNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो ये यहां से लेके और यहां तक इतना पार्ट, यहां से लेके और ये जो इतना पार्ट, यहां से लेके और ये जो इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है, ये इतना पार्ट कहलाता है ट्रांसलेटेड रीजन। ट्रांसलेटेड रीजन मतलब जिसमें ट्रांसलेशन हुआ। तो इतने पार्ट का ट्रांसलेशन हुआ तो ये ट्रांसलेटेड रीजन होता है। अब बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाला ये पार्ट, क्या इससे प्रोटीन बना? नहीं बना। और ये बाद वाला पार्ट, इससे भी प्रोटीन नहीं बना। मतलब इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ। और ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो ऐसे पार्ट को कहा जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन। और इसी अनट्रांसलेटेड रीजन को शॉर्ट में लिखते हैं UTR। UTR का फुल फॉर्म सबको आना चाहिए, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये UTR 5 डैश एंड पर है, तो 5 डैश एंड पर दिख रहा है, इसको कहेंगे 5 डैश UTR। बात समझ में? इसी तरह से यहां पर, अच्छा, स्टॉप कोडोन को तो हम ट्रांसलेटेड में काउंट करेंगे, मतलब ये इतना एरिया ट्रांसलेटेड होता है। स्टॉप कोडोन को भी इंक्लूड करना है क्योंकि चेन बंद होना भी जरूरी है, चेन को स्टॉप करना भी जरूरी है। अब ये जो एरिया होता है ये फिर से यहां पर कहलाएगा UTR, लेकिन 3 डैश एंड पे है तो 3 डैश UTR। UTR का फुल फॉर्म अनट्रांसलेटेड रीजन। तो दोनों तरफ UTR होते हैं, इधर है तो 5 डैश और 3 डैश एंड पे है तो 3 डैश। तो 5 डैश UTR, 3 डैश UTR। अब बात आती है इन UTR एरिया को क्यों रखा गया? भाई इंफॉर्मेशन यहां है तो ये UTR एरिया क्यों रखा गया? UTR के क्या फंक्शन है? UTR के कई फंक्शन होते हैं। UTR का पहला फंक्शन होता है कि जब प्रोटीन बनता है तो राइबोसोम, प्रोटीन बनाते टाइम जब राइबोसोम आएगा तो राइबोसोम यहीं पर अटैच होगा, यहीं राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम इस पे अटैच होता है तो UTR पे, ये UTR जो है राइबोसोम को बाइंड कराता है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ UTR, फर्स्ट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम को बाइंड करने में, इन राइबोसोम को यहां बाइंड करने में ये UTR हेल्प करता है। साथ ही साथ UTR का एक बड़ा अच्छा फंक्शन होता है, हमने पढ़ा भी है। इस साइड पर UTR में, इस साइड पर 5 डैश एंड पर याद करिए कैपिंग हो जाती थी, कैप लगाते थे, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 3 डैश एंड पर ऐसे यहां पर ए की पॉली ए टेल बनाते थे, कुछ याद है? तो 5 डैश एंड पर यहां पर कैपिंग करते थे और इधर यहां पर टेलिंग करते थे। बताओ, कैपिंग टेलिंग करने का पर्पस स्टेबिलिटी बढ़ाना। और ये कैपिंग टेलिंग कौन से एंड पे हो रही है? UTR। अरे दोनों एंड पर हो रही है। 5 डैश एंड ये भी एक तरह का UTR है और ये भी एक तरह का UTR का ही पार्ट है। यानी याद रखिएगा, UTR पर कैपिंग टेलिंग होती है, इससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सेकंड फंक्शन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ mRNA, ये mRNA की स्टेबिलिटी को इनहेंस करता है। दो फंक्शन है, राइबोसोम को बाइंड भी कराते हैं और स्टेबिलिटी को इनहेंस करते हैं। अच्छा, जब राइबोसोम अच्छे से जुड़ेंगे, RNA स्टेबल होगा तो प्रोटीन अच्छे से बनेगा, तो अल्टीमेटली फायदा। सो इन दोनों से अल्टीमेटली फायदा ये निकला। सो UTR रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन एफिशिएंसी के साथ हो, अच्छे से हो, इसलिए UTR का होना बहुत जरूरी है। आपके NCERT में तो बस एक ही लाइन है, वहां यही लिखा है UTR रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन एफिशिएंसी के साथ हो, इसीलिए वहां UTR लगाए गए। और UTR से एफिशिएंसी कैसे बढ़ी? क्योंकि ये कैपिंग टेलिंग कराते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं और राइबोसोम को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए UTR का होना बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो UTR क्यों रखे गए? क्लियर बेटे? और इस तरह का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
If 5 type of nitrogen bases are present in a mRNA and आगे लिखा है and genetic code is tetraplet, how many codons will be formed? कितने कोडोन्स बनेंगे? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये सब हाइपोथेटिकल है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के कर दिए, 5 टाइप के, और जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट के बजाय टेट्राप्लेट कर दिया। क्वेश्चन में टेट्राप्लेट कर दिया और कितने कोडोन्स बनेंगे ये आपसे पूछा है। याद करिए, जब हम गेमो का एक्सपेरिमेंट समझ रहे थे तो सिंगलेट होता था तो हम 4 की पावर में 1 लगाते थे, डबलेट होता था तो 4 की पावर में 2 लगाते थे। 4 क्या थे, नाइट्रोजन बेस, 1 2 3 4 ये सब सिंगलेट डबलेट यहाँ पे की फॉर्म में लिखा जाता था। अगर हम यहाँ पर कोडोन्स निकालना चाहते तो कोडोन निकालने के लिए टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, पावर में सिंगलेट है तो 1, डबलेट है तो 2 3 4 इस तरह से। इस क्वेश्चन में मुझे बताओ नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के हैं, 5, तो यहां पर हो गया 5 टाइप, और टेट्राप्लेट है तो पावर में 4, तो 5 की पावर 4, सोल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 625। कर सकते हैं इसे, तो यहां पर टोटल कोडोन 625 बनेंगे। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए यहां में नाइट्रोजन बेस 6 कर देता, इसको पेंटाप्लेट कर देता, कर सकते हैं, तब भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी डेटा दिया जा सकता है। क्लियर, ये सब हाइपोथेटिकल है। लेकिन अगला क्वेश्चन, if 5 type of nitrogen bases are present and 400 types of amino acids are available for protein synthesis, to code all amino acid how many minimum nitrogen bases are required in a codon? क्वेश्चन को पहले नोट करिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले ये आना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है 5 टाइप्स के नाइट्रोजन बेस है और 400 टाइप्स के अमाइनो एसिड है। नॉर्मली कितने होते हैं, 20 टाइप के, लेकिन यहाँ 400 टाइप के दे दिए, और नाइट्रोजन बेस भी 5 टाइप के कर दिए। ये सब हाइपोथेटिकल है। और ये पूछा गया सभी अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए मिनिमम कितने नाइट्रोजन बेस रिक्वायर्ड होंगे। कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हमने पहले सीखी है। याद करिए गेमो का एक्सपेरिमेंट, यहां पर आपको गेमो की तरह अपना दिमाग लगाना है। गेमो के पास क्या चैलेंज था, 4 नाइट्रोजन बेस थे, 20 अमाइनो एसिड थे। आप लोगों को मैंने क्या चैलेंज दिया है, 5 नाइट्रोजन बेस दे दिए और अमाइनो एसिड 400 टाइप के हैं, और इनको आपसे सोल्व करने के लिए कहा है। कर सकते हैं सोल्व, वही सोल्व करिए, सिंगलेट लो, डबलेट लो, ट्रिपलेट लो, चेक करके देखो कि कहां कितने कोड हो रहे। इसको जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करते टाइम सबसे पहले सिंगलेट लिया, सिंगलेट लेंगे तो 5 की पावर 1, टोटल कोडोन 5, कोडेड अमाइनो एसिड 5 क्योंकि 5 कोडोन बने हैं। अच्छा, 5 ही कोडोन कोड हुए तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 395, इतने बच जाएंगे। क्या सारे कोड हो पाए, नहीं, मतलब ये गलत है, क्योंकि हमें तो सारे 400 कोड करने, इसमें तो 5 ही कोड हुए। फिर लेते हैं डबलेट, डबलेट मतलब 5 की पावर 2, 25, तो इसमें 25 कोड होंगे, कितने बच जाएंगे, 400 में से 25 माइनस करें, इतने कोड हुए, तो अभी भी 375 बचे हैं, तो ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ट्रिपलेट लेते हैं, 5 की पावर 3 कितना हुआ 125, इसमें से 125 माइनस के तो अभी भी इतने बचे हुए, ये भी गलत है, क्योंकि हमें तो सारे कोड करना है। अच्छा, 5 की पावर 4 लेते हैं, टेट्राप्लेट लेते हैं। अब टेट्राप्लेट लेते हैं 625, और ये तो 400 है। अमाइनो एसिड कम है, कोडोन ज्यादा है। हमेशा ध्यान रखो, कोडोन ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अमाइनो एसिड उससे कम होना चाहिए। ये 625, ये उससे काफी कम 400 है, तो 400 सारे के सारे कोड हो जाएंगे, रिमेनिंग आर 0। तो कोडेड अमीनो एसिड 4 जितने सारे के सारे, मतलब अगर 400 है तो 400, इवन 500 होते तो वो भी कोड हो जाते। कब तक, अप टू 625 तक कोड हो सकते थे। तो रिमेनिंग के नंबर यहां पर क्या आएगी, 0। सारे कोड हो रहे, मतलब यही सही है। फिर बच्चों के दिमाग में आता कि सर अगर हम 5 की पावर 5 लेते तब भी रिमेनिंग तो 0 ही आता, तो 5 भी तो आंसर हो सकता था। 4 के अलावा 5 6 7 ऐसे कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्या कहा है, मिनिमम, मिनिमम कितने चाहिए, तो मिनिमम 4 चाहिए। ऐसे होने में तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की आएगी, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 की है। तो 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, मिनिमम 4 तो चाहिए। 1 से काम नहीं चलेगा, 2 से काम नहीं चलेगा, 3 से काम नहीं चलेगा। जो बात यहां समझे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां लेते हैं। इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन 60 अमाइनो एसिड है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में क्वेश्चन में दिया है 60 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। टू कोड ऑल दिस अमाइनो एसिड हाउ मेनी मिनिमम नाइट्रोजन बेसिस आर रिक्वायर्ड इन एमआरएनए। एमआरएनए में कितने नाइट्रोजन बेस चाहिए, कोडोन नहीं, कितने नाइट्रोजन बेस चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर उसको सोल्व करो।
और फिर आंसर बताओ कि क्या आंसर आएगा। कर सकते हैं सोल्व करते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले यहां पर ये बच्चों mRNA बना दिया। इस mRNA पर यहां पर कोडोन्स की बात करें तो ये पहला कोडोन, जैसे कोडोन्स की बात करें तो ये हो गया पहला कोडोन, ये हो गया दूसरा कोडोन। अच्छा, पहला कोडोन से पहला अमीनो एसिड आएगा, दूसरा कोडोन है तो इससे दूसरा अमीनो एसिड आएगा, ऐसे हम चलते जाएंगे। ऐसे यहां पर टोटल यहां पर 60 अमीनो एसिड हैं। कितने अमीनो एसिड चाहिए ऐसे? अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 ऐसे 60 चाहिए। तो यहां पर एक से एक आता है, तो यहां पर ऐसे टोटल कोडोन की बात करें तो 60 कोडोन होना चाहिए। अगर 60 कोडोन होंगे तभी जाके तो 60 अमीनो एसिड आएंगे। अरे 60 कोडोन होंगे तब 60 अमीनो एसिड आ जाएंगे, क्योंकि एक कोडोन से एक अमीनो एसिड, एक कोडोन से एक अमीनो एसिड। लेकिन साथ साथ जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी तो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप तो करना पड़ेगा, तो साथ ही साथ इसमें स्टॉप कोडोन का होना भी जरूरी है, यानी एक स्टॉप कोडोन भी लगेगा। एक से एक आया, दो से दो आया, तो 60 अमीनो एसिड के लिए 60 कोडोन तो चाहिए, प्लस स्टॉप कोडोन भी रखना है, यानी एक एक्स्ट्रा स्टॉप कोडोन भी होगा, क्योंकि ट्रांसलेटेड रीजन में स्टॉप कोडोन को भी इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर अगर हम निकाले कोडोन रिक्वायर्ड 60 + 1 स्टॉप कोडोन, तो टोटल कोडोन कितने हो गए? 61। अब बताओ एक कोडोन में, इस एक कोडोन में कितने नाइट्रोजन बेस है? आपसे तो नाइट्रोजन बेस पूछे, तो एक कोडोन में कितने? 3, इस कोडोन में 3, तो यहां पर नाइट्रोजन बेसिस निकाले जाए तो ये टोटल 61 हो गए थे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक में 3 आते, तो सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 183। किया जा सकता है सोल्व। 183 मतलब इस mRNA में यहां से लेके यहां तक टोटल ऐसे काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो 183 नाइट्रोजन बेस तो होना ही चाहिए। लेकिन ये किस में पूछा मैंने? mRNA। इसी क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा और घुमा देता, यहां mRNA के बजाय मैं लिख देता सिस्ट्रोन। क्वेश्चन सेम है, mRNA के बजाय क्या ले दिया? सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन बच्चों डीएनए का पार्ट होता है, और वही सेम कि सिस्ट्रोन में मिनिमम कितने रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप ध्यान रखो, इस बार आपसे सिस्ट्रोन पूछा है तो आपको डीएनए में निकालना पड़ेगा, ये डीएनए में निकालना पड़ेगा। अच्छा, डीएनए में निकालना पड़ेगा तो बताओ, डीएनए में तो एक स्टैंड ये है, डीएनए की अगर हम बात करें तो इसमें एक स्टैंड तो ये हो जाएगी, एक स्टैंड ये हो जाएगी। बताओ कितनी स्टैंड हो गई? 2, तो इसमें डबल के हिसाब से काउंट होगा। मतलब इस स्टैंड के तो हो गए 183, प्लस इस स्टैंड के हो जाएंगे 183 और, तो टोटल अगर निकाला जाए तो यहां पर टोटल अगर निकालते हैं तो ये बन जाएगा 3 + 3 6 और यहां पे 366। ये इतने कोडोन की यहां पर आपको इतने नाइट्रोजन बेस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में mRNA लिखा है तो आंसर 183, लेकिन अगर सिस्ट्रोन लिख दिया जाए, क्वेश्चन में क्या लिख दिया जाए? सिस्ट्रोन, तो आपको जस्ट इसके डबल कर देने पड़ेंगे, और डबल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 366। कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। बात समझ में आई? आज बच्चों हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं, वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस में यहाँ जो वोबल है, इस वोबल का मतलब होता है मिस्टेक वाली हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को समझाने वाले साइंटिस्ट थे क्रिक साहब ने इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। कभी आपसे पूछा जाए कि वोबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर वोबल ही लगा के आ जाते, ऑप्शन में वोबल ही आता है और बच्चे वही लगा के आ जाते। तो वोबल हाइपोथेसिस वोबल ने नहीं दी है, ये हाइपोथेसिस देने वाले साइंटिस्ट तो क्रिक है। क्रिक साइंटिस्ट ने वोबल हाइपोथेसिस दी थी। बात आती है यहाँ वोबल का मतलब, तो वोबल का मीनिंग होता है मिस्टेक। वोबल कोई साइंटिस्ट नहीं है, वोबल का मतलब मिस्टेक से होती है। अच्छा, किस बात की मिस्टेक यहाँ पर सेल में हो रही है, इस बात को क्रिक साहब ने ऑब्जर्व किया। क्रिक साहब ने जब इसको देखा तो हम सभी जानते हैं सेल के अंदर अगर हम सेंस कोडोन की बात करें, सेंस कोडोन, तो सेंस कोडोन होते हैं 61। सेंस कोडोन की नंबर 61 होती है। जितने सेंस कोडोन होते हैं उतने ही बच्चों हम जानते हैं टीआरएनए होते हैं। तो टीआरएनए भी कंसेप्चुअली होना चाहिए यहाँ पर 61, मतलब जितना कोडोन होता है उतना ही टीआरएनए होना चाहिए। कंसेप्ट ये कहता है जितना कोडोन उतना टीआरएनए। अब यहाँ क्रिक साहब ने सेल में से जब टीआरएनए को आइसोलेट किया, बाहर निकाला, तो ये सेल में से जब टीआरएनए को बाहर निकालते थे तो इन्हें सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30, 31, 32, 40 तक की रेंज में, 30 से 40 की रेंज में ही टीआरएनए मिलते थे। मतलब टीआरएनए कंसेप्चुअली मिलना 61 चाहिए थे, लेकिन इन्हें हमेशा टीआरएनए 61 से कम मिलते थे। इसका मतलब सेल में कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो रही है, और वो जो गड़बड़ हो रही है उसी गड़बड़ वाली हाइपोथेसिस को नाम दिया गया वोबल हाइपोथेसिस। बात आती है गड़बड़ क्यों हो जाती है। ये गड़बड़ बच्चों इसलिए हो जाती है क्योंकि सम टाइम एक एंटीकोडोन मतलब एक टीआरएनए
एक से मोर देन वन कोडोन को रिकॉग्नाइज कर जाता है, एक से ज्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज कर जाता है, यानी एक ही टीआरएनए एक से ज्यादा कोडोन को पहचान जाता है। इस गड़बड़ की वजह से ही यहां पर टीआरएनए की नंबर 61 से हमेशा कम ही मिलती है। कंसेप्ट तो कहता है 61 होना चाहिए, लेकिन हमेशा 61 से कम होती है। अच्छा, ये गड़बड़ कैसे हो जाती है, इसको अब हम अच्छे समझे। आपको समझाने के लिए एमआरएनए ड्रॉ किया, जिसके ऊपर ये कोडोन 1 है, ये कोडोन 2 है। समझाने के लिए यहां पर ऐसे बच्चों 2 कोडोन ले लिए गए, कोडोन 1, कोडोन 2। इन कोडोन को पहचानने का काम ये टीआरएनए करता है। ये बच्चों यहां पर जो ड्रॉ किया हुआ है ये टीआरएनए। इस टीआरएनए पर आप जानते हैं एंटीकोडोन होते हैं। एंटीकोडोन इस कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यही एंटीकोडोन अब इस कोडोन को पहचानेगा। अच्छा, जब इसको पहचानेगा तो पहचान करते टाइम, बहुत ध्यान समझना, पहचान करते टाइम इस एंटीकोडोन का पहला लेटर कोडोन के इस पहले लेटर को पहचानेगा, मतलब इसका पहला लेटर इसके पहले लेटर को पहचानेगा। ये बच्चों यहां पर कुछ इस तरह के बाइंड होगा, मतलब इसका फर्स्ट यहां पर बाइंड करेगा, फिर सेकंड बाइंड करेगा, फिर थर्ड बाइंड करेगा। यानी इसके पहले लेटर ने इसके पहले लेटर को पहचाना, इसके पहले लेटर ने इसके पहले लेटर को पहचाना। ये पेयरिंग, ये जो पेयरिंग होती है बहुत स्लो पेयरिंग होती है और यहां पे बहुत ही स्पेसिफिक होती है। आप जानते हैं ए हमेशा यू को पहचानेगा, ए है सामने यू है, आसानी से पहचान होगी। अब इसका सेकंड लेटर इसके सेकंड लेटर को यहां पर पहचानेगा, सेकंड लेटर ने सेकंड लेटर को पहचाना। ये पेयरिंग भी स्लो ही रहती है, लेकिन ये जो लास्ट वाली पेयरिंग होती है ये बहुत फास्ट होती है। मतलब ये लास्ट में टीआरएनए जस्ट ऐसे बाइंड होगा और हट जाता है, मतलब ये पेयरिंग बहुत ही फास्ट होती है। और फास्ट होने के चक्कर में कई बार यहां पर गलतियां हो जाती है। जब ये इसका थर्ड लेटर इसके थर्ड लेटर को पहचानेगा, मतलब जी यहां सी को पहचानेगा। अभी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जी का काम होता है सी को पहचानना, लेकिन याद रखना ये जो लास्ट वाली पेयरिंग यहां पर चलती है ये पेयरिंग बहुत फास्ट होती है। और फास्ट होने के चक्कर में कई बार यहां पर गलतियां हो जाती है, कई बार यहां मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, इस टीआरएनए ने इस कोडोन को पहचाना, बहुत अच्छा काम किया। अब यही टीआरएनए, एक ही टीआरएनए, यही टीआरएनए इस कोडोन को भी पहचान जाता है। कैसे? सबसे पहले इसका पहला लेटर इसके पहले लेटर को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब ए ने यू को पहचाना। फिर इसका दूसरा लेटर इसके दूसरे लेटर को रिकॉग्नाइज करेगा। अब बताओ, थर्ड लेटर थर्ड को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन हमने क्या सीखा? लास्ट वाली पेयरिंग बहुत ही फास्ट होती है और फास्ट होने के चक्कर में यह कई बार गलती कर देता है। आप ही बताइए, जी बेसिकली किसको पहचानता है? सी को। जी का काम ये सी को रिकॉग्नाइज करना, लेकिन यहां पर ये जी बाय मिस्टेक यू को भी पहचान जाता है। ये गलती कर देता है क्योंकि ये लास्ट वाली पेयरिंग फास्ट हुई और फास्ट होने के चक्कर में इतनी स्पेसिफिक नहीं होती है और इसी वजह से यहां पर मिस्टेक हो जाती है, यहां पर गलतियां हो जाती है। अब आप यहां देखो, यहां पर कोडोन तो हो गए 2, कोडोन तो 2 है, लेकिन यहां पर टीआरएनए एक ही है। कंसेप्ट क्या कहता है? अगर आपके पास कोडोन 2 है तो टीआरएनए भी इसके लिए अलग होना चाहिए था, इसके लिए अलग होना चाहिए था, मतलब 2 टीआरएनए होना चाहिए था। लेकिन यहां 2 के बजाय 1 से ही काम हो गया। कंसेप्ट कहता है होना 2 चाहिए था, लेकिन 1 से काम हो गया, मतलब कम टीआरएनए से काम हो गया। यही तो हम समझ रहे कि सेल में टीआरएनए मिलना 61 चाहिए, लेकिन 61 से हमेशा कम ही मिलते हैं, क्योंकि एक टीआरएनए, बहुत ध्यान सुनो, एक टीआरएनए 1 से ज्यादा कोडोन को पहचान जाता है। और ये 1 से ज्यादा को क्यों पहचान गया? क्योंकि इस थर्ड वाले लेटर ने गलती कर दी। अच्छा, ये जो गलती की गई है बहुत ही सोची समझी गलती है। सेल में बच्चों गलतियां नहीं होती हैं। अगर सेल में कोई गलती की गई तो बहुत ही सोची समझी गलती है। ये एक सोची समझी साजिश है। इसमें क्या सोचे समझा गया? आप जानते हो यू ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है और यूयूसी ये भी फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। मतलब ये गलती उसी जगह होगी जहां पर डीजनरेसी होगी, मतलब ये अलग अलग कोडोन सेम अमाइनो एसिड को ही कोड कर रहे होंगे। मतलब ये गलतियां बहुत सोच समझ के होती है। अगर ये वाला टीआरएनए यहां जुड़ेगा तब भी फिनाइलिन आएगा, और यहां भी जुड़ गया तब भी आ तो फिनाइलिन रहा है, मतलब प्रोटीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह गलती बहुत सोची समझी गलती है, क्योंकि यह गलती वहीं होती है जहां पर डीजनरेसी होती है, मतलब बहुत सोच समझ के इस गलती को किया गया। बात समझ में? तो यह एक सोची समझी साजिश है, सोची समझी गलती है। अच्छा, और यह गलती कहां हुई? पहले लेटर में, दूसरे में या तीसरे में? थर्ड लेटर यहां पर क्या करता है? मिस्टेक करने का काम करता है। और ये जो थर्ड वाला जो मिस्टेक करता है इसी को कहा जाता है वोबल बेस। ये जो यहां मिस्टेक कर रहा है, इस मिस्टेक करने वाले बेस को कहते हैं वोबल बेस। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट,
वोबलिंग नॉर्मली अकर फॉर थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडोन। कोडोन का 1 2 3 कौन सा वाला? थर्ड वाला। ये थर्ड वाला यहां पर क्या करता है? मिस्टेक करता है। अच्छा, जो मिस्टेक करता है इस बेस को नाम दिया जाता है वोबल बेस। अब इस वोबल बेस को हम कोडोन पे रिकॉग्नाइज करें, एमआरएनए पे रिकॉग्नाइज करें, तो 5 डेज एंड से काउंट करो, 5 डेज एंड से पहला न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा या तीसरा? सोचो, थर्ड वाले ने गलती की, पहले ने गलती नहीं की, दूसरे ने नहीं की, तो 5 डेज एंड से यहां पर आप निकालेंगे तो थर्ड नाइट्रोजन बेस जो होता है वो गलती करता है। लेकिन अगर मैं 3 डेज एंड से पूछता, 3 डेज से पूछता तो फर्स्ट नाइट्रोजन बेस होता। अगर मैं 3 डेज एंड से काउंट करवाता, इधर से काउंट कराता तो पहला ही हो जाता। 5 डेज एंड से तो तीसरा है, 3 डेज एंड से पहला है। अगर कुछ नहीं कहा जाए तो आपको हमेशा 5 डेज से ही लेके चलना है। यानी आपसे पूछा जाए वोबल बेस कौन सा है, तो आप कहोगे थर्ड। ये जो थर्ड वाला है किधर से काउंट करना है? 5 डेज से काउंट करना है। कुछ नहीं कहे तो 5 डेज से काउंट करेंगे। तो 5 डेज से 1 2 3 ये थर्ड वाले ने गलती की, तो इसी को हम वोबल बेस कहते हैं। अच्छा, इस गलती का सेल को एक फायदा भी है। सेल को क्या फायदा है कि यहां पर कम टीआरएनए से काम चला लेते हैं। जहां 61 टाइप के टीआरएनए चाहिए थे, उससे ये बहुत कम से ही काम चला लेते, 30 31 32 से काम चला लेते, आधे से ही काम हो जाता है। अरे बात समझ में? और ये गलती, ये वोबलिंग क्या कहीं भी हो जाएगी? नहीं, ये गलती बहुत सोची समझी गलती है, वहीं पर होती है जहां पर डीजेनरेसी होती है। तो जो बात यहां पर सिखाई, इसकी एक आउटलाइन दे रहा हूं, सबको आना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, वोबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, क्या बताओगे? क्रिक। अच्छा, वोबलिंग का मतलब मिस्टेक होता है, वोबल मतलब मिस्टेक से होता है। और क्या मिस्टेक है? जितने टीआरएनए होना चाहिए, 61 टाइप के होना चाहिए, इतने टीआरएनए सेल में कभी नहीं मिलते, इससे हमेशा कम ही मिलते। आप बताओ कम क्यों मिलते हैं? क्वेश्चन तो यही है, कम क्यों मिलते हैं? कम इसलिए मिलते हैं क्योंकि एक टीआरएनए एक से ज्यादा कोडोन को पहचान जाता है। और एक से ज्यादा को क्यों पहचान गया? क्योंकि ये थर्ड वाले लेटर ने गलती की। जी का काम था सी को पहचाना, लेकिन ये गलती से यू को भी पहचान गया, क्योंकि यहां पर पेयरिंग बहुत फास्ट हुई और उस फास्ट पेयरिंग के चक्कर में गलती हो गई। बात समझ में? और इसी गलती करने वाले बेस को हम वोबल बेस कहते हैं, जो कि 5 डेज एंड से थर्ड होगा, 3 डेज से काउंट करते तो फर्स्ट होता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जाए तो हमेशा 5 डेज से हम काउंट करेंगे। क्वेश्चन आए, कोडोन में वोबल बेस कौन सा होता है? पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा या तीसरा? क्या आंसर दोगे? थर्ड ही बताएंगे हम। बात समझ में? तो ये थी वोबल हाइपोथेसिस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक दो तरह के वर्ड होते हैं। ये मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। मोनोसिस्टोनिक का मतलब जब किसी एक एमआरएनए के पास एक ही पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन हो, द एमआरएनए इन विच जेनेटिक सिग्नल इज प्रेजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी एमआरएनए के पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इंफॉर्मेशन हो तो उसको कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। ऐसे आरएनए को मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कह देते हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा। ये बच्चों यहां, अच्छा, ये जो मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है, ये हमेशा याद रखना यूकैरियोट्स में होती है। इस तरह की कंडीशन कहां देखी जाती है? यूकैरियोट्स में। आपको समझाने के लिए यहां पर ये जीन को ड्रॉ किया है, ये जीन ड्रॉ की है। अच्छा, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक इतनी बड़ी जीन है। अब इस जीन से यहां पर बन गया ये एमआरएनए। एमआरएनए में स्टार्टिंग कोडोन आप जानते हैं कौन सा होगा? एयूजी। इससे पहले कितने भी नाइट्रोजन बेस से कोई मतलब नहीं, यहां से चेन बनना शुरू होगी, फिर अगले न्यूक्लियोटाइड से फिर बनेगा, फिर अगले से अगला बनता जाएगा। आप बताओ कहां तक? जहां तक स्टॉप कोडोन ना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, एयूजी से चेन बनाना शुरू करना है और इस स्टॉप कोडोन की, ये तो हो गया स्टार्ट वाला, ये हो गया स्टॉप वाला। अब यहां पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। यूकैरियोट्स में एयूजी है तो मिथ्योनिन को कोड करेगा, फिर यहां दूसरा अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ, चलते जाएंगे और स्टॉप कोडोन पे आकर चेन बनना बंद हो जाएगी। अब मुझे एक बात यहां इतना बताइए, सोच समझ के बताना। यहां पर आप सोच समझ के बताइए, एमआरएनए कितना है? एमआरएनए आपके सामने यहां पर, यहां से लेकर यहां तक ये एक ही तो ड्रॉ किया है, एक एमआरएनए है। इस एक एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड कितनी बनी? एक एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड भी तो एक ही बनी। तो एक एमआरएनए एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है, तो ऐसे एमआरएनए को मोनोसिस्टोनिक कहेंगे, क्योंकि इस एक एमआरएनए से एक ही चेन का फॉर्मेशन हुआ, एक से एक का बनना, कंडीशन का नाम मोनोसिस्टोनिक। तो इसे हम मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कह देते हैं। बात समझ में? अब यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा, ये एमआरएनए तो मोनोसिस्टोनिक है, यहां पर ये पूरा एमआरएनए है, ये पूरा एमआरएनए। क्या इस पूरे एमआरएनए पर, इस पूरे एमआरएनए पर इसकी इंफॉर्मेशन थी?
नहीं, इंफॉर्मेशन तो इस इतने एरिया में थी, मतलब यहां से लेके और यहां तक की तो इंफॉर्मेशन है, बाकी पार्ट में इंफॉर्मेशन नहीं था, वो तो यूटीआर था। तो यहां से लेके यहां तक इंफॉर्मेशन है, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो पार्ट यहां आएगा, वो पार्ट यहां पर आएगा, मतलब ये पार्ट कुछ इतना आएगा। अच्छा, इस पार्ट पे ही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, पूरी जीन पे इंफॉर्मेशन नहीं होता है, जीन के भी इस इतने पार्ट पर इंफॉर्मेशन है, और जितने पार्ट पर इस एक पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं सिस्ट्रोन। तो यहां पर आप देखो, बताओ जीन कितनी, एक, और उस जीन के अंदर सिस्ट्रोन भी कितना है, एक। एक जीन में एक ही सिस्ट्रोन है, एक जीन में एक ही सिस्ट्रोन है, तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे मोनोसिस्टोनिक जीन। इस जीन का नाम मोनोसिस्टोनिक जीन। और इस तरह की जीन कहां मिलती है, यूकैरियोट्स में, मतलब अपने अंदर। हमारे अंदर जो जीन्स होती है मैक्सिमम मोनोसिस्टोनिक जीन्स ही होती है, यानी हमारे अंदर एक जीन से एक एमआरएनए बनता है, और वही एक एमआरएनए एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है। बात समझ में? अच्छा, ऐसे लाइन पूछा जाए, यहां पर बच्चों में जीन कहूं या सिस्ट्रोन कहूं, बात तो एक ही है, क्योंकि उस जीन के पास एक ही तो सिस्ट्रोन है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, समटाइम हम कह सकते हैं जीन और सिस्ट्रोन क्या सेम होता है, यस हम समटाइम कह सकते हैं, और ऐसा तब कह सकते हैं जब यूकैरियोट हो। तो यूकैरियोट की जीन में हम जीन कहें या सिस्ट्रोन कहें, एक ही बात चलेगी, क्योंकि एक जीन के पास एक ही सिस्ट्रोन होता है। तो ऐसा स्टेटमेंट आया था, समटाइम जीन और सिस्ट्रोन को सिनोमस कहा जा सकता है। ऐसा कब कहा जा सकता है, जब ये यूकैरियोटिक कंडीशन हो। तो यूकैरियोट में क्या कहानी है, क्लियर हुई बेटे? ये तो थी मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। अगला केस लेते हैं, पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक में होता क्या है, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब जब एक एमआरएनए के पास मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसी कंडीशन को हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। अच्छा, और ये कंडीशन मिलती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये कंडीशन कहां देखी जाती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर इस तरह की कंडीशन होती है। प्रोकैरियोट की मैक्सिमम जीन आप देखोगे पॉलीसिस्टोनिक की होती है। इसको बच्चों आप ऐसे समझो, यहां पर आपको समझाने के लिए जीन ड्रॉ की है, यहां से शुरू हुई और यहां तक ये इतनी बड़ी जीन है। पहले तो मुझे बताओ यहां जीन की नंबर कितनी है, एक, इतनी बड़ी एक ही जीन बनाई। अब इस जीन में यहां जीन से बना ये एमआरएनए, इस एमआरएनए में स्टार्टिंग कोडन कौन सा है, एयूजी। इस एयूजी से यहां पर चेन बनना शुरू हुई। अच्छा, प्रोकैरियोट में यहां एयूजी था, यहां पहला अमीनो एसिड एन फॉर्माइल मिथ्योनिन आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, स्टॉप कोडन, ये स्टॉप कोडन है। इस स्टॉप कोडन पे आके चेन बनना बंद हो गई, यानी यहां से स्टार्ट हुआ, यहां स्टॉप हो गया। अब इसी एमआरएनए पर ध्यान से देखना, स्टॉप होने के बाद थोड़ा आगे फिर से एयूजी आ गया, फिर से एयूजी आ गया। अगर प्रोकैरियोट में अगर फिर से एयूजी आ जाए तो फिर से यहां पर नई चेन बनना शुरू होगी, और यहां पर यह नई चेन बनना शुरू हुई, और यहां से लेके अगले स्टॉप कोडन तक फिर एक चेन और बनेगी। ये बच्चों प्रोकैरियोट्स में ही होगा, यूकैरियोट में ऐसा नहीं होगा। यूकैरियोट में अगर एयूजी आ भी जाए तब भी नहीं बनाएगा। प्रोकैरियोट्स में ही अगर फिर से एयूजी आ गया तो फिर से नई चेन बनेगी और अगले स्टॉप कोडन पे आके बंद हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान से देखो, बहुत अच्छे सुनना, एमआरएनए कितना है, यहां से लेके यहां तक पूरा एमआरएनए तो बच्चों एक ही है। इस एमआरएनए से कितने पॉलीपेप्टाइड चेन बन गए, एक एमआरएनए से दो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गए, एक से ज्यादा बन गए। अब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, सिखाने के लिए दो बनाए, तो एक एमआरएनए से दो पॉलीपेप्टाइड का बनना, इसी को कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक में याद रखना, एक एमआरएनए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करे तो उसी को हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। अब यहां पर जीन पर अप्लाई करें, बात को सुनना सभी अच्छे से। यहां पर इस पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन क्या पूरे जीन पर है, क्या पूरे जीन पर है, नहीं। इसकी इंफॉर्मेशन यहां से लेके और यहां तक ही तो है, यहां से लेके यहां तक ही है। तो ये जो इतना पार्ट है यहां से लेके स्टॉप कोडन तक का पार्ट, ये इतना पार्ट क्या बन जाएगा यहां पर, सिस्टोन। ये जो इतना पार्ट यहां पे बना, इस इतने से पार्ट को क्या नाम दे दिया गया, सिस्टोन। और ये सिस्टोन नंबर 1 है, क्योंकि इस पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन यहां है। और सिस्टोन किसको कहते हैं, जिसके पास 1 पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन है। तो इस 1 पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन यहां है, तो ये सिस्टोन हो गया। अब फिर देखो, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसकी इंफॉर्मेशन यहां कहीं होगी, मतलब यहां पर होगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन यहां स्टोर है इसको सिस्टोन नंबर 2 कहेंगे, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन तो यहां बैठी है। अब यहां डायग्राम में देखो, जीन कितनी है, जीन तो एक है, और उस जीन में सिस्टोन कितने हो गए, 2। तो एक जीन में एक से ज्यादा सिस्टोन का होना, इसी को कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक जीन।
और इस तरह की पॉलीसिस्टोनिक जीन कहां देखी जाती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। बात समझ में? यूकैरियोट में कहें तो मोनोसिस्टोनिक होता है और प्रोकैरियोट में कहें तो पॉलीसिस्टोनिक होता है। बात समझ में आई? यहां पर जीन और सिस्टोन को साइमल्टेनियसली नहीं कह सकते, यहां पर दोनों को सिनोमस नहीं कह सकते, क्योंकि यहां जीन एक है जबकि सिस्टोन एक से ज्यादा है। बात समझ में आई? कहां पर हम जीन और सिस्टोन को सिनोमस कह सकते हैं? हम ये केवल यूकैरियोट में कह सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में जीन और सिस्टोन को सिनोमस नहीं कह सकते। जो बात यहां समझाई गई, क्लियर हुई? तो मोनोसिस्टोनिक का मतलब पूरे जीन पर एक सिस्टोन हो, एक ही पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन है, मोनोसिस्टोनिक। एक से ज्यादा की इंफॉर्मेशन आ जाए तो पॉलीसिस्टोनिक। और ये एग्जांपल याद रखना, मोनोसिस्टोनिक का एग्जांपल आता है कहां पर? यूकैरियोट्स में, और पॉलीसिस्टोनिक का एग्जांपल आता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये जो एग्जांपल बताए गए ये इंपॉर्टेंट है और ये आप इसको याद भी रखें। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल डोग्मा। अगला जो पॉइंट हम समझने जा रहे हैं, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा होता क्या है? पहले सेंट्रल डोग्मा को समझाने वाले साइंटिस्ट थे क्रिक। तो सेंट्रल डोग्मा वाज गिवन बाय क्रिक। ये भी क्रिक साइंटिस्ट ने ही समझाया था। क्रिक साइंटिस्ट ने सेंट्रल डोग्मा समझाया। होता क्या है? ये बच्चों डीएनए है। अब इस डीएनए से यहां पर नया डीएनए बन गया। इस डीएनए से इसी नए डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। प्रोसेस का नाम बोलो। डीएनए से डीएनए का बनना, प्रोसेस का नाम रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए से डीएनए बना, ये रेप्लिकेशन हुआ। अब इस डीएनए से यहां बना आरएनए। प्रोसेस का नाम बताओ बच्चों। डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से अब बनता है प्रोटीन। प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास स्टोर थी, डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए के पास गई, आरएनए से इंफॉर्मेशन प्रोटीन के पास गई। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऐसे यूनिडायरेक्शन फ्लो हो रही है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो इंफॉर्मेशन का यूनिडायरेक्शन फ्लो होना, इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। और यह समझाया था क्रिक साइंटिस्ट ने। अच्छा, क्रिक साइंटिस्ट ने जब यह सेंट्रल डोग्मा समझाया था, उसके कुछ टाइम बाद 2 साइंटिस्ट आए थे, टेमिन एंड बाल्टीमोर। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कुछ वायरस में, हर जगह नहीं, कुछ वायरस के अंदर यह इंफॉर्मेशन रिवर्स फ्लो होती है। अभी तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ऐसे जाना चाहिए, लेकिन 2 साइंटिस्ट टेमिन एंड बाल्टीमोर ने वायरस में यह ऑब्जर्वेशन देखा कि उनमें यहां पर इंफॉर्मेशन ऐसे रिवर्स फ्लो होती है। रिवर्स से मतलब आरएनए से डीएनए बनता है, यहां ऐसे आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और यह ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स है। तो प्रोसेस का नाम लिखा गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स क्या नाम दे दिया गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा गया। और इस तरह का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस के अंदर देखा जाता है। अच्छा, वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो कि सेंट्रल डोग्मा का एक्सेप्शन है। तो सेंट्रल डोग्मा का अगर आपसे एक्सेप्शन कहा जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि कहां देखा जाता है? वायरस के अंदर, जिनमें आरएनए जीनोम होता है। अच्छा, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कवरी 2 साइंटिस्ट ने की थी, टेमिन एंड बाल्टीमोर, और इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी राउस सार्कोमा वायरस के अंदर। अच्छा, इनमें मेन साइंटिस्ट टेमिन थे, तो इसलिए इस प्रोसेस को टेमिनिज्म कहते हैं। प्रोसेस का नाम टेमिनिज्म। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा नाम क्या कहलाता है? टेमिनिज्म कहलाता है। क्लियर? इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, ये एमआरएनए से यहां डीएनए बनाए, एमआरएनए से डीएनए बनाए, तो ऐसे डीएनए को फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। यानी आरएनए से बनने वाले डीएनए को सीडीएनए कहते हैं, और सीडीएनए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इसको बनाने वाली प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन यहां जो एंजाइम लगा, उस एंजाइम का नाम पूछे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा। अरे बात समझ में? प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन इस एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है, एक तरह से आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। यहां पर बना डीएनए रहे, बना क्या रहे? डीएनए। तो डीएनए बनाने वाले को कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन आरएनए से बना रहे, आरएनए पर डिपेंड होकर बना रहे हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को कह सकते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पर डिपेंड होकर डीएनए बनाते हैं। कभी आपसे पूछे सीडीएनए किसको कहते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन आए, व्हाट इज सीडीएनए? तो सीडीएनए कुछ और नहीं, डीएनए फॉर्म्ड बाय एमआरएनए। एमआरएनए से जो डीएनए बनता है, इसी डीएनए को हम कह सकते हैं सीडीएनए। यानी आरएनए से बनने वाले डीएनए को सीडीएनए कहते हैं, और बनाने वाली प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें ये एंजाइम काम आते हैं।
हमने बच्चों एक बात बहुत बार सीखी है, एमआरएनए में एक्सोन होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, दोनों होते हैं। एमआरएनए के अंदर हम जानते हैं केवल और केवल एक्सोन्स होते हैं, क्योंकि इंट्रॉन तो हटा देते हैं। तो एमआरएनए में कंटेन ओनली एक्सोन, मतलब अगर मैं यहां एमआरएनए बनाऊं तो इसमें एक्सोन ही होंगे, इंट्रॉन नहीं होगा। अगर इसमें केवल एक्सोन है तो जो सीडीएनए बनेगा इसमें भी तो यहां पर ओनली एक्सोन होंगे। यह बात याद रखना, सीडीएनए में ओनली एक्सोन्स होते हैं, क्योंकि ये बना एमआरएनए से। एमआरएनए में ओनली एक्सोन, तो इसमें भी ओनली एक्सोन ही रहेंगे। बात समझ में आई? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ऐसे डीएनए को सीडीएनए। सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, यहां सी का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एमआरएनए में ओनली एक्सोन, तो सीडीएनए में भी ओनली एक्सोन होंगे। अच्छा क्वेश्चन आता है, सीडीएनए बनाने की जरूरत कब पड़ती है? कई बार बच्चों लैब में भी एमआरएनए से हम सीडीएनए बनाते हैं, इसको बनाने की जरूरत कब पड़ती है? इस बात को अब हम क्लियर करें। यह बच्चों आपको समझाने के लिए ह्यूमन की सेल लेते हैं, जिसमें ह्यूमन की जीन बैठी है। यह सेल ह्यूमन की है, ह्यूमन की जीन। इस जीन से यहां आरएनए बना। इस आरएनए में आप देख रहे हैं एक्सोन है, और साथ ही साथ यहां पर बच्चों ये बीच में ऐसे इंट्रॉन है। एक्सोन के अलावा इंट्रॉन है। अच्छा, किसको हटाएंगे? बिल्कुल सही, इंट्रॉन को हटाएंगे। और इंट्रॉन को हटाने की इस प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग। जैसे स्प्लाइसिंग करेंगे यहां से इंट्रॉन हटेगा, और इंट्रॉन हटेगा तो इसमें केवल और केवल एक्सोन और एक्सोन बचेंगे। केवल यहां पर एक्सोन बच जाएंगे, और ऐसे आरएनए का नाम एमआरएनए। अब यही एमआरएनए आगे जाके फाइनली प्रोटीन बना देता है। यह बात हम कई बार समझ चुके हैं। अब बच्चों यहां पर क्या किया गया, यहां इस जीन को उठा के, ह्यूमन की इस जीन को उठा के अब इसको ट्रांसफर करते हैं ई कोलाई के अंदर। मतलब ये ई कोलाई की सेल है, और इस ई कोलाई की सेल के अंदर ये जीन ट्रांसफर की। किसकी जीन कहां से कहां पहुंचा रहे? ह्यूमन की जीन उठा के ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारी जीन निकाली और बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दी। जब यहां पर ह्यूमन की जीन ट्रांसफर करेंगे, ये ह्यूमन की जीन है, तो इस जीन से पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए। तो यहां भी एचएनआरएनए बनेगा। अच्छा, इसमें एक्सोन के साथ साथ बताइए और क्या होगा? एक्सोन के साथ साथ यहां पर इंट्रॉन भी होगा। अब आप बताओ किसको हटाएं? इंट्रॉन। प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग करेंगे तो इसमें यहां पर अब बच जाएंगे केवल और केवल एक्सोन, और यहां एक्सोन बनेंगे। आरएनए का नाम एमआरएनए, और ये एमआरएनए अब क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब सोचो, क्या यहां प्रोटीन बनेगा? यहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। हमने ह्यूमन की जीन डाल दी, लेकिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। बताओ कौन सी प्रॉब्लम आ गई? दिमाग लगाओ। आप लोग सभी जानते हैं ई कोलाई प्रोकैरियोट है। ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग नहीं होती। प्रोकैरियोट के अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होती। और जब बच्चों ये स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन कहां से बनेगा? यानी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि हम अपनी जीन उठा के ई कोलाई में डाल तो देते हैं, लेकिन यहां सक्सेस नहीं मिलती है, प्रोटीन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि स्प्लाइसिंग की दिक्कत आ गई। अब हमें किससे बचना है? स्प्लाइसिंग से कैसे भी करके बचना होगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या सॉल्यूशन निकाला? उन्होंने क्या किया, ये जो एमआरएनए दिखाई दे रहा है, इस एमआरएनए को सेल में से बाहर निकाला। अच्छा, इस एमआरएनए में आप बताना एक्सोन होंगे या इंट्रॉन? तो एमआरएनए में केवल एक्सोन है, केवल एक्सोन है। अब ये जो एमआरएनए बना, इससे यहां पर बनाया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से सीडीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से सीडीएनए बना लिया, वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चला, सीडीएनए बना। अब बताओ, यहां एक्सोन है, तो सीडीएनए में भी एक्सोन और एक्सोन ही होंगे, इंट्रॉन होगा ही नहीं। और इस सीडीएनए को उठा के अब यहां पर फिर से ई कोलाई के अंदर यहां ट्रांसफर करते हैं। ये ई कोलाई के अंदर यहां ट्रांसफर किया। अच्छा, ई कोलाई में किसको ट्रांसफर कर दिया? सीडीएनए को। और जैसे सीडीएनए को ट्रांसफर करेंगे, इसमें केवल एक्सोन है, और केवल एक्सोन है, तो यहां डायरेक्ट एमआरएनए ही बनेगा। यहां डायरेक्ट एमआरएनए बनेगा, क्योंकि इसमें इंट्रॉन है ही नहीं। तो इस बार एचएनआरएनए नहीं बनता, डायरेक्ट एमआरएनए बनता है। और डायरेक्ट एमआरएनए बना तो इसमें केवल एक्सोन होंगे, तो इस बार सक्सेसफुली प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बार प्रोटीन बन जाएगा। तो बताइए, पहले स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। उस स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है सीडीएनए बनाओ। और सीडीएनए बनाने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है। बात समझ में आई? तो आप बताइए, सीडीएनए फॉर्मेशन कब हमें करना पड़ेगा? तो सीडीएनए का फॉर्मेशन तब करना पड़ेगा जब स्प्लाइसिंग से बचना होगा। यानी
जब जब स्प्लाइसिंग से बचना होगा इस तरह से cDNA बनाएंगे और इसको ट्रांसफर करा देंगे। क्लियर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, cDNA फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमें फाइनली किससे बचना हो? स्प्लाइसिंग से बचना हो। तो स्प्लाइसिंग से बचने के लिए इस तरह के cDNA का फॉर्मेशन करते हैं। जो बातें यहां समझाई क्लियर हुई?